नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश न्यूज कृष्णा सेंडे के साथ। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में भी सुरक्षित नहीं है बेटियां। बैयर में नाबालिग बालिका से दुराचार करने वाले पिता और मामा को अदालत ने भेजा जेल। पुलिस ने थाने से अदालत तक निकाला दोनों आरोपियों का जुलूस। दोनों आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे कोई भी अधिवक्ता। बहन से दुराचार कर उसकी हत्या करने वाला युवक गिरफ्तार। खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम खैरी की घटना। बिटली के आमानाला के पास सीआरपीएफ ने बरामद किए विस्फोटक पदार्थों से भरे 2 कंटेनर। विस्फोट कर किया निष्क्रिय। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विशेश्वर भगत ने कहा, भाजपा को चुनाव के समय ही आती है किसानों की याद। पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पेंशनधारी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर की राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी। और बसपा प्रदेश अध्यक्ष पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों को जिला बसपा ने बताया बेबुनियाद। प्रकरण वापस लेने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। बैयर में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले उसके पिता और मामा को अदालत ने न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता धर्मचंद रजक और मामा विजय रजक पर दुराचार का आरोप लगाया था। इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। रिश्तों को कलंकित करने वाले इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने थाने से जुलूस निकालकर अदालत तक ले गए। अदालत ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर बैयर के उपजेल भिजवा दिया। इस संबंध में बैयर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने पूरी जानकारी दी। एक नाबालिग बच्ची थी जो थाना बैयर के अबकारी टोला के अंतर्गत रहती थी और नाबालिग बच्ची के द्वारा एक एफआईआर लॉन्च कराई गई थी जिसका अपराध क्रमांक 123, जिसमें बच्ची ने यह बताया था कि उसका जो पिता है धर्मचंद रजक और उसका जो मुंहबोला मामा है विजय रजक, इनके द्वारा उसके साथ में दुराचार गलत काम किया गया है। प्रथम दृष्टया जो बच्ची ने लेखी आवेदन दिया था उसमें उसने बताया था कि उसके पिता के द्वारा बैयर में अबकारी टोला में उसे डराकर धमकाकर उसके साथ में बलात्कार किया और उसके बाद वो उसे नागपुर लेकर चला गया था। नागपुर में मजदूरी के नाम से और उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा अच्छे से रखूंगा यह बोलकर बच्ची को लेके गया था। वहाँ पर भी उसके द्वारा उसे जो है उसका गलत काम किया गया, उसका बलात्कार किया गया और उसे शराब वराब पिलाई गई। उसी दौरान उसका जो मुँह बोला मामा था विजय रजक, ये बात जब उसको पता चली तो उसने बच्ची को डराया कि अगर तुम ये बात मैं सबको बता दूंगा, मुझे भी तुम्हारे साथ गलत काम करने दो। इसका लाभ उठाकर उसने भी उसके साथ में बलात्कार किया। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें आज पीआर पर पेश किया जा रहा है। वहीं बैयर के अधिवक्ताओं ने यह तय किया है कि रिश्तों को कलंकित करने वाले दोनों आरोपियों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेंगे। तो ये बताना चाहते हैं कि ऐसे ही घृणित कार्य करने वाले किसी भी अपराधी का, जिनने अपनी बेटी को बेटी नहीं समझा, अपनी भांजी को भांजी नहीं समझा, ऐसे किसी भी अपराधी का बैयर अधिवक्ता संघ कोई भी केस में पैरवी नहीं करेगा। और आज इस केस में भी कोई भी अधिवक्ता इनके ओर से उपस्थित नहीं हो। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र के अधिवक्ता। खैरलांजी पुलिस ने खैरी निवासी युवक रविंद्र बनोटे को गिरफ्तार कर लिया है। इस युवक ने अपनी सगी बहन के साथ दुराचार कर उसकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि इस 24 वर्षीय युवक ने अपनी नाबालिग बहन के साथ दुराचार कर उसे चाकू मारकर और गला घोंटकर हत्या कर बहन की लाश को डब्बा तालाब की झाड़ी में फेंक दिया था।
में दिनांक 4/5/2018 को प्रार्थी संतोष बनोटे द्वारा रिपोर्ट की गई कि इनकी नाबालिग लड़की दिनांक 1/5/2018 से बिना बताए घर से कहीं चली गई है, जिनकी रिपोर्ट पर से अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ में थाना खेरलांजी में अपराध क्रमांक 121/18 धारा 363 भादवी अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना दिनांक 7/5/18 को अपहर्ता का शव डब्बा तालाब के पास झाड़ियों में बरामद होने पर मृतिका का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के पश्चात पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोंटकर मृत्यु कारित करना बताया गया, जिस पर से अपराध में धारा 302/201 बढ़ाई गई तथा मृतिका की वेजाइनल स्लाइड जब्त की गई। वैसा वेजाइनल स्लाइड जब्त कर एफएसएल सागर से जब उसका टेस्ट करवाया गया तो उसमें मानव शुक्राणु पाए गए, जिस पर से अपराध में धारा 376 बलात्कार और 5N6 पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई गई। अज्ञात आरोपी के द्वारा घटना कारित करने से संपूर्ण क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी एवं नागरिकों में काफ़ी दहशत व्याप्त था। मृतिका के परिजनों एवं साक्षियों से सूक्ष्मता से पूछताछ की गई। पता तलाशी के दौरान मृतिका के भाई रविंद्र पिता संतोष बनोटे जाति लोधी उम्र 24 वर्ष निवासी खेरी गोसाई टोला थाना खेरलांजी जिला बालाघाट द्वारा मृतिका का बलात्कार कर चाकू से उसकी हत्या कारित करना स्वीकार किया गया और हत्या कर उसका शव डब्बा तालाब के किनारे झाड़ियों में फेंक देना अपराध करना स्वीकार किया गया, जिसको कि कस्टडी में लेकर के गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया और उसका वहां से पुलिस रिमांड। सीआरपीएफ के जवानों को नक्सली अभियान के विरुद्ध एक बड़ी सफलता मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 123 बटालियन सीआरपीएफ की एक कंपनी को 5 जुलाई गुरुवार को बिठली से आमानाला के जंगल के क्षेत्र में नियमित एरिया डोमिनेशन और रोड सर्च ऑपरेशन नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भेजा गया था। इस दौरान बिठली से आमानाला के बीच लगभग आमानाला से 1 किलोमीटर पहले नाले पर बनी पुलिया के पास एक संदिग्ध बिजली का तार नजर आया। इसकी जांच करने पर पुलिया के दोनों तरफ एक कंटेनर नजर आया जो विस्फोटक से भरा हुआ था। सीआरपीएफ के जवानों ने इस विस्फोटक सामग्री को सफलतापूर्वक विस्फोट कर निष्क्रिय कर दिया गया। यह विस्फोटक पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से छिपाया गया था। नगर के रानी अवंती चौक से आईटीआई तक सड़क निर्माण कार्य शुरू होने की राह लोग देख रहे हैं। इस क्षेत्र के निवासी जो रोज इस मार्ग से आना जाना करते हैं, वे इस मार्ग पर बने हुए गड्ढों से काफ़ी परेशान हैं और सड़क के शीघ्र निर्माण की मांग कर रहे हैं। बूढ़ी के वार्ड नंबर 13 निवासी प्रमोद घोड़ेश्वर का कहना है कि वे रोज इस मार्ग से आना जाना करते हैं और सड़क की हालत से वे बहुत परेशान हैं। जी सर, मेरा घर ऑलरेडी इधर ही है तो रोज प्रतिदिन मेरे को आना जाना यहीं से पड़ता है। क्या परेशानी आ रही है? अब परेशानी विगत दिनों से नहीं, कई महीनों से या बोलेंगे या वर्षों से बोलेंगे तो यहाँ की जो समस्याएं आप दिखलाई दे रही है, ये जो समस्याएं इतने विकराल रूप ले रही है, ये रोडों की जो दशा दिख रही है
इन रोडों की वजह से कई दुर्घटनाओं को आमंत्रण दिया जा रहा है और जिसमें किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब जिस तरह से बीच में कुछ ही दिनों पहले सम्माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय जी के द्वारा, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा इस रोड का उद्घाटन किया गया था, जबकि माह जुलाई बरसात का समय होता है और इस बरसात के समय में भारी दिक्कतें जाती है। ऐसा लग रहा था कि शायद इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि शासन प्रशासन इस रोड के प्रति सजग या जागरूक है। इसी तरह वार्डवासी डॉक्टर सुभन ने इस गड्ढों के कारण आवागमन में हो रही परेशानी का दर्द बयां किया। बहुत परेशानी जा रही है ना, गड्ढों के कारण में परेशानी जा रही है। सर, ये देखा गया कि विगत कुछ माह पहले ही इसका उद्घाटन किया गया था, भूमि पूजन किया गया था जी, सड़क निर्माण को लेकर के। क्या अभी तक बन पाई सड़क? नहीं बनी ना साहब, देखो ना कहाँ बनी है। हमने 1 तारीख से चालू करेंगे बोले थे उस दिन, पता नहीं किस कारण रोके। बनवा देंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे देखा इतने गड्ढों में पानी भी जमा हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, जल्दी से बनना चाहिए रोड। वहीं एक अन्य वार्डवासी चरणदास ढेंगरे भी चाहते हैं कि सड़क निर्माण कार्य जल्द हो। ये सड़क को लेकर के बड़ी भारी परेशानी है। सड़क में यहाँ पे नगर पालिका की वाहन गुजरते हैं, भारी वाहन, ITI में जाने वाले बच्चे, स्कूल में जाने वाले बच्चे, और ये जो बूढ़ी वार्ड है काफ़ी बड़ा है, 11, 12, 13, 1 काफ़ी मतलब वार्डों के लोग यहाँ से आवागमन करते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं। जिसमें ये रोड जो पिछले दिनों बनी थी, उसके पिछले चुनाव के टाइम बनी थी, लेकिन इस चुनाव में चुनाव आते आते फिर ये सड़क की हालत आप स्वयं देख रहे हैं। इसमें बच्चे आए दिन गड्ढों में गिरते हैं, कभी वो स्कूल जाते समय उनके बस्ते ख़राब होते हैं, किताब काफ़ी ख़राब होते हैं, गाड़ियाँ ख़राब होती लोगों की। और हम यहाँ रोड में रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कई बार कई लोगों की गाड़ियों से एक्सीडेंट होते हैं, कई बच्चे स्कूल जाने वाले गाड़ियों से गिरते, बच्चों के कीचड़ से जो जगह जगह गड्ढे बने हैं उस सर, ये देखा गया है कि विगत कुछ दिन पहले ही इसका भूमि पूजन किया गया था सड़क निर्माण को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर बूढ़ी इस रोड का विगत 2 सप्ताह पहले भूमि पूजन भी हुआ था और ये जानकारी दी गई थी कि यह रोड अवंतीबाई चौक से लेकर सागवान बंद तक सीमेंटेड बनने वाली है। सभी वार्डवासियों को बड़ी उम्मीद और बड़ा विश्वास हो गया था कि यह रोड जल्दी बनेगी और वार्डवासियों की समस्याएं दूर होगी, क्योंकि रोड में जो गुजरने वाले लोग हैं इनसे ये आवागमन में रोड में रहने वालों को तकलीफ, जाने आने वाले जो राहगीरों को, आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं स्वयं इस मामले में जब नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक सड़क निर्माण की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी, सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। क्या है उसकी वित्तीय स्वीकृति के लिए भोपाल में 5 तारीख की बैठक थी, वो किसी कारणवश बढ़ गई, तो माननीय मंत्री जी ने फ़ोन करके उसमें स्वीकृति दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको जैसे आ जाए तो हम वर्क आर्डर देकर तुरंत काम चालू करवा लेंगे। सर, फिर भी कब तक समय लग जाएगा? लगभग 1 हफ्ता तो और लगेगा। और दूसरी बात ये कि अब इस परिस्थिति ये हो गई कि उसका टेंडर भी हो गया है और काम भी मिल गया ठेकेदार को, लेकिन वर्क आर्डर नहीं मिलने के कारण उन्होंने काम स्टार्ट नहीं कर पाया। बालाघाट में 28 सितंबर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय गिल्ली डंडा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में गुरुवार को संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल दुहारे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में टूर्नामेंट समिति का गठन किया गया। वही बोला था, और फिर आने जाने का पहले ये है गणेश जी के बाद, बस ये गणेश जी के बाद बहुत अच्छा हो जाए तो शायद आपके प्रदेश की बॉडी में देना ही पड़ेगा। बच्चे आएंगे तो पहुंचेंगे ना, जी बस ये चीज़ और क्या मौसम भी थोड़ा सा नहीं, क्या है अपने को 2-3 ये सब होटल वालों से बात करना पड़ेगा सस्ती। सर, आज बैठक आयोजित की गई नगर पालिका में गिल्ली डंडा को लेकर के। सर, कैसी क्या रूपरेखा तैयार की गई है? और ये नेशनल गिल्ली डंडा टूर्नामेंट प्रतियोगिता बालाघाट में आयोजित हो रही है, जिसमें कि लगभग 14 स्टेटों की टीम यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेगी। इसमें महिला पुरुष दोनों वर्ग की टीमें होगी
तो इसी के संबंध में आज यहाँ पे बैठक आयोजित की गई थी। इस टूर्नामेंट कमेटी बनाई गई जिसमें सुधीर माहुले जी को अध्यक्ष बनाया गया है और बाकी लोग, कुछ लोग संरक्षक हैं और बाकी कमेटी में हैं। तो ये 28 सितंबर से 30 सितंबर तक 3 दिन का ये टूर्नामेंट है, जिसमें कि देश के अच्छे गिल्लीबाज और अच्छे खिलाड़ियों का यहाँ पे जमघट लगेगा और अच्छा खेल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पारंपरिक खेल है। लगभग सभी वर्ग के लोग इस खेल को, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसने अपनी जीवन में ये खेल ना खेला हो। जिले में पहली बार, और ये जिले में नहीं, ये प्रदेश में पहली बार हो रहा है। इसके पहले अनेकों स्टेटों में हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है और बालाघाट में हो रहा है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये टूर्नामेंट का आयोजन करने का हमको सौभाग्य मिल रहा है और यहाँ के लोगों को पहली बार ये टूर्नामेंट देखने भी मिलेगा। सर क्या मकसद है इस टूर्नामेंट का आयोजन करवाने का? नहीं, ये हमारे देश का पारंपरिक खेल है। ग्रामीण अंचलों में और शहरी अंचलों में आजकल के बच्चे कंप्यूटर में और मोबाइल में भिड़े रहते हैं। ये ऐसे खेल के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है और ऐसे खेलों के बारे में देखे भी नहीं है। वो कंप्यूटर और मोबाइल में खेलते रहते, तो उन्हें भी इस खेल से जुड़े और इस पुराना परंपरागत खेल इससे भी लोगों को परिचित किया जाएगा। प्रदेश में लगातार हो रहे बालिकाओं के साथ अपराध को देखते हुए प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 5 जुलाई को उत्कृष्ट विद्यालय में कोतवाली पुलिस द्वारा छात्र छात्राओं को उपयोगी जानकारियां दी गई। कोतवाली के थाना प्रभारी उप निरीक्षक राहुल रैकवार द्वारा बच्चों को जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। पीछा करेगा, आपको घूरेगा, आपसे संपर्क करने का प्रयास करेगा, कभी वो कपड़ा बांध कर आएगा, कभी आपको किसी प्रकार का प्रलोभन देगा, आपको संपर्क स्थापित, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेगा। कहीं ना कहीं आपको इस चीज की मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि नहीं, इसकी कहीं नियति खराब है, इसकी नीयत खराब है। ऐसी जानकारियां जब बच्चे अपने मन में रख लेते हैं और धीरे धीरे ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। एक दिन वो पीछा करेगा, छुट्टी के समय फिर आकर पीछा करेगा, फिर आपसे इनके रूप से फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से नंबर कलेक्ट कर आपसे संपर्क करने का प्रयास करेगा। आप कहीं ना कहीं उससे मानसिक रूप से दबते जा रहे हैं, धीरे धीरे आप उससे यूज टू हो जाते हैं, उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं और फिर एक भविष्य में जाके वो एक अपराध का रूप ले लेता है। निर्भया का नाम कितने लोगों ने सुना है? निर्भया किसी ने सुना? निर्भया। मैं BL राणा, व्याख्याता शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट, मैं NCC ऑफिसर हूँ। सर क्या कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है और क्या मकसद है इस कार्यक्रम का? आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि बाल शोषण और बाल अपराध से या बच्चों के साथ होने वाले कई प्रकार की दुर्व्यवहारपूर्ण घटनाओं से बच्चों को बचाना और उनको जागृत करना। इसके लिए थाने से, बालाघाट थाने से हमारे बीच में इंस्पेक्टर राहुल रायकवार आए हुए हैं और प्रधान आरक्षक मैडम सत्यशिला वासनिक आई हुई हैं। और अभी जो हमने देखा मंदसौर में और बहुत सारी घटनाएं सुनने में आई कि 4 साल की बच्ची के साथ में जो है अपराध हो रहा है, कई दुष्कर्म हो रहे हैं। तो इन सब की जानकारी और किस प्रकार से कोई व्यक्ति आप लोगों का पीछा करता है या आपको प्रताड़ित करने का प्रयास करता है, तो आपको इसकी जानकारी अपने मदर फादर को, अपने गार्जियंस को, टीचर्स को या पुलिस में भी जानकारी देनी है और इन घिनौनी हरकतों से अपने आप को बचाना है। तो ये सभी जानकारी दी जा रही है जी। नगर में असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के कार्य लगातार जारी है। नगर के विभिन्न वार्डों में शिविर लगाकर इन श्रमिकों का पंजीयन किया जा रहा है। श्रमिक पंजीयन के लिए आया है। कार्ड बन पाएगा? कार्ड बना हुआ है। तो ये पिछले बार जब कार्ड बनाए गए थे तब आपने फॉर्म नहीं भरे थे? नहीं। तो अभी ये जानकारी कैसे मिली कि फिर से फॉर्म? हमारे पार्षद ने भी बताया हमको। क्या बताया? कि पंजीयन करा लो करके। श्रमिक वाला क्या फ़ायदा मिलेगा बोले? फ़ायदा तो अपने को पता नहीं, लेकिन अब बना रहे तो हम भी भर दे रहे हैं। क्या नाम है इसमें क्या फ़ायदा मिलता है तो देखिए। क्या नाम है आपका? संतोष मिश्रा। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बहुआयामी योजना जो असंगठित कामगार पंजीयन और संबल योजना जिसके अंतर्गत
स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, अनेकों चीज़ इस योजना में शामिल किया गया है और इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिसमें लोग इसमें पंजीयन कराएंगे। तो हमने हर वार्डों में इसके शिविर लगा करके लोगों को इसमें पंजीयन करवा रहे हैं, क्योंकि अगर पंजीयन नहीं हो पाएगा तो इन्हें लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हमने अभी उस दिन 24 में कराया, 13 में कराए, अनेकों वार्ड में। तो मैं समस्त नागरिक बंधु से चाहता हूँ कि इसमें आप अपना पंजीयन करवाएं। 18 से 60 वर्ष के जिसकी भी आयु हो गई वो इसमें पंजीयन करा करके इसका लाभ उठाएं। कब तक चलेगा? ये लगभग 15 दिन और चलेगा पंजीयन का। अगर मान लो पोर्टल बंद हो गया फिर पंजीयन भी बंद हो जाएगा। हायर पेंशन योजना के दायरे में शामिल कर पेंशन वृद्धि का लाभ दिलाए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ के जिला पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए पेंशन वृद्धि किए जाने की मांग की। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ के जिला सचिव अशोक सराठे ने बताया कि वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम को बंद करने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर द्वारा दी गई थी और निगम द्वारा उन्हें धमकी देकर स्वेच्छा से पद छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया था। तब से लेकर अब तक सड़क परिवहन निगम में पेंशनधारी कर्मचारियों को 500 से 800 रुपये प्रति माह पेंशन पर गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। क्या हुआ था कि भगत सिंह कोश्यारी कमेटी का गठन किया गया था पेंशन के संबंध में। तो मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 16,026 कर्मचारी जो कि BRS लिए हुए हैं, इनको उस दायरे में शामिल नहीं किया गया। तो उसके बारे में हमने प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा। सिर्फ आपके विभाग को शामिल नहीं किया गया, बाकी विभाग को भी नहीं, सिर्फ जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वाले क्या है, राज्य परिवहन ने घोषणा करी थी 2005 में। श्री बाबूलाल जी गौर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा किए थे कि हम राज्य परिवहन बंद कर रहे हैं और कई प्रकार से लेटरों के माध्यम से इस टाइप से धमकी दी गई थी कि अगर जो BRS नहीं लेगा, जो नौकरी नहीं छोड़ेगा, BRS नहीं लेगा, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। हम लोगों को 2-2 साल तक पेमेंट नहीं दी गई। उस मजबूरी में पूरे कर्मचारियों ने 16,026 कर्मचारियों ने BRS लिया और हमें बाकायदा पेंशन दी गई है। पेंशन हर माह 500 से 700 के बीच में आती है। लेकिन आज इन्होंने हमको उस दायरे से बाहर कर दिया है हायर पेंशन के लिए। अभी अगला कदम क्या होगा? अगला कदम इसके बाद जो भी हमें वहाँ से जानकारी मिलती है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर धरना आंदोलन किया। कुछ दिन पूर्व बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद अहिरवार और अन्य पदाधिकारियों पर पार्टी की ही एक महिला कार्यकर्ता ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत उस महिला द्वारा TT नगर थाना भोपाल में दर्ज कराई गई थी। इसी मामले को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पार्टी पदाधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए प्रकरण को वापस लिए जाने की मांग की है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक मेश्राम ने बताया कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की साजिश हो सकती है। उन्होंने इस प्रकरण को झूठा व बेबुनियाद बताते हुए प्रकरण वापस लेने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने का कारण ये है कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के, इनके ऊपर एक महिला ने झूठा छेड़छाड़ का आरोप लगाया है जो बेबुनियाद है और एक षड्यंत्रकारी समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी की भी इसमें साजिश हो सकती है। ये चूँकि मामला जो लगा है झूठा है, इसे वापस लेने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन माननीय महामहिम राज्यपाल को भेज रहे हैं। हमारी मांग है, बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई बालाघाट के लोगों की मांग है कि ये जो झूठा मुकदमा है ये वापस होना चाहिए। पुलिस ने, जो TT नगर थाना की पुलिस है, इसने महिला के कहने पर आरोप लगा दिया है, जो झूठा है ये वापस होना चाहिए। VRS कंपनी द्वारा नगर में बनाई जा रही नाली के निर्माण के कारण नागरिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने गुणवत्ताहीन नाली निर्माण का आरोप लगाया है। कहीं कहीं नाली के लिए खुदाई कर छोड़ दी गई है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है।
व्यवसायियों में खासा आक्रोश व्याप्त है। वहीं छात्र छात्राओं को आवागमन में असुविधा हो रही है। बनाई गई नाली जगह जगह से लीकेज हो रही है, जिससे आसपास पानी भर रहा है। सड़कों पर कीचड़ होने से सड़क हादसे हो रहे हैं। मेरा कोमल चंद सोनी। क्या तकलीफ है? नाली कितने दिन से नहीं बनी? 4 दिन से। 4 कितने कि 8 दिन हो गए? 8 दिन हो गए। तो खोद के चले गए कि काम चालू है? खोद के चले गए, कुछ अधूरा काम उधर है। धीरे धीरे काम चल रहा है? धीरे धीरे काम चल रहा है। तो दुकान चालू है कि बंद है? दुकान में ग्राहक आने में तकलीफ है। सब दुकानें बंद है चालू है? पूरे कॉम्प्लेक्स की आधी दुकानें बंद है, आधी चालू है। तो जल्दी काम नहीं कर रहे, क्या कारण है? बालाघाट शहर में बड़े स्मार्ट सिटी की तर्ज पर कार्य हो रहा है। यहां बहुत जल्द ही 150 कैमरों से शहर की स्थिति पर नजर रखा जा सकेगा। वर्तमान में शहर में 90 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए ने बताया कि बालाघाट शहर में 160 कैमरे लगाने का प्रावधान है। यहां कैमरे नगर के 50 चयनित स्थानों पर लगाए जाएंगे। अभी तक करीब 90 कैमरे लाइव नेट से कनेक्ट हो चुके हैं। बाकी कैमरे एक पखवाड़े में लगा दिए जाएंगे। सर, नगर मुख्यालय में कैमरे लगाए जा रहे हैं जगह जगह, क्या मकसद है सर और कैसी क्या योजना है सर? ये शासन का एक योजना है स्मार्ट सिटी के तहत। सभी हेडक्वार्टर में बड़े सिटीज़ में कैमरा लगने का एक प्रोजेक्ट चल रही है। इसमें बालाघाट में 160 कैमरा का प्रावधान है और 50 जगह पे लोकेशंस पे कैमरा लगनी है। सो अभी तक 30-35 जगह पे कैमरा इस्टेब्लिश हो चुका है और करीबन 90 कैमरास लाइव हो गए हैं, नेट से कनेक्ट हो गया है। सो बाकी जो बचा हुआ कैमरास वगैरह 15 दिन के अंदर इसको भी हम इंस्टॉल कर देंगे। सर, क्या मकसद है सर जगह जगह लगाने के पीछे? ये मतलब हमारे पुलिस का निगरानी बढ़ाने की एक प्रावधान है इसका। मतलब सर अपराधों पर सारा कैमरा है तो अपराध जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए ये बहुत अच्छा साधन है। अपराध कम होगा और अपराधी डरेंगे। शासन के निर्देशानुसार सरल बिल योजना और मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी योजना के अंतर्गत ग्राम पांडरवानी में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 3 सैकड़ा ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन जमा किए गए। यादव सहायक अभियंता वाराणसी में। तो कैसी कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया है यहाँ से? ये सरल बिजली योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। सरल बिजली योजना, उसके अंतर्गत जो पंचायतों में, हर पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं। जैसे आज हमारे यहाँ पे शिविर है पांडुवानी पंचायत में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ देना। इसमें उन उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा जो जिनका असंगठित श्रमिक का रजिस्ट्रेशन है और जिनका BPL कार्ड है। तो उनका जो 30 जून तक का एरिया है वो माफ़ हो जाएगा और असंगठित श्रमिकों का जो जिसका रजिस्ट्रेशन है उसको अगस्त माह से 200 रुपये का बिल आएगा। मैं
कार्यक्रम की लापरवाही बताया। सर कैसी क्या योजनाएं ये प्रारंभ की गई है एक दिवसीय? ये योजना एक्चुअली क्या है, मध्य प्रदेश शासन ने वर्तमान में जो लॉन्च की संबल योजना के अंतर्गत जो अकुशल श्रमिक रजिस्टर्ड में हैं उनके लिए, हम जो गरीबी रेखा के उपभोक्ता हैं हमारे, उनके लिए इनके 30 जून तक की स्थिति में जो भी बिजली बिल बकाया राशि है वो सरचार्ज सहित 100% माफ़ होना है। और इसके बाद जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनको 200 रुपये प्रति माह का चेक जारी होना है। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए पंचायतवार कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। सर जैसे कि जिन श्रमिकों का बिल 200 रुपये से कम आता है, तो उनके लिए क्या योजना है? जैसे उनका बिल पहले से ही कम आ रहा है 200 रुपये से। हाँ, तो उनका जो लास्ट एक वर्ष से पिछले एक वर्ष का जो उनका एवरेज है वही बिल आया। यदि मान लीजिए पिछले एक वर्ष का एवरेज उनका 180 रुपये है तो उनका बिल 180 रुपये दिया आएगा। और सर जैसे कि आज एक दिवसीय पंजीयन कराना दिवसीय का दिन है, तो कुछ जो श्रमिक छूट जाते हैं पंजीयन कराने के लिए, इसमें तो सर उनको कहाँ पंजीयन करवाना, ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा या कहाँ जाना होगा? नहीं, इनमें ये आज जैसे छूट जाते हैं तो वो अपने कार्यालय में आकर रजिस्टर करा सकते हैं, या ग्राम पंचायत में प्रपत्र दे रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देनी है, किसी प्रकार का कोई मतलब किसी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी नहीं देनी है। उन्हें केवल अपने बिल का क्रमांक नोट कराना है, अपना मोबाइल नंबर, आपका समग्र परिवार समग्र ID का नंबर और आपका BPL नंबर, बस इतनी चीज़ें नोट कराएं तो पंचायत स्तर पर भी मतलब सरपंच महोदय निवेदन करके। लालबर्रा के उत्कृष्ट विद्यालय में 5 जुलाई को शिक्षा समिति की बैठक हुई। शिक्षा समिति के अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल, BEO BR रॉय और खंड पंचायत अधिकारी ML उइके की उपस्थिति में स्कूलों की समस्याओं सहित शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। मेघावी कितने सर? कटंगेरी सर मेघावी कितने 12th में? 4 ना? सुपर 100 बोल रहे हैं आप? 4 कोशिश करेंगे हम आएंगे थोड़ा बड़ा हाईएस्ट परसेंट 85 उसकी करते हैं शासकीय शालाओं में अध्ययनरत क्या है? अध्ययनरत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों से किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। कोई शुल्क नहीं लिया होगा आपको। इस साल कुछ त्रुटियाँ रहती हैं करने वाला में, जैसे हमारे चौहान जी ने बोले कि कुछ शिक्षक समय पर नहीं पहुँचते। ये बहुत बड़ी गंभीर विषय की बात है। कभी कभी हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा कोई शिक्षक करता है तो वो गंभीर बात है। मैं निश्चित रूप से सभी प्रचार लोगों महोदय को बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस ब्लॉक में बहुत अच्छा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट दिया। इस काम के लिए एक बार आप सबसे ताली की। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप लोगों की जो शिक्षा जो पद्धति है और जो अभी पढ़ाई का मामला जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, जो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का जो कंपटीशन था अब उसमें काफ़ी फर्क आ गया। अब लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भी जाने की कोशिश करने लगे। कहीं ना कहीं ये सब आप लोगों की उपलब्धि है, आप बधाई के पात्र हैं अगर आपने अच्छा काम किया है। और सभी ने 60 और 70 और 80 के ऊपर सभी स्कूलों ने, सभी हाई स्कूल ने रिजल्ट लाया है। कुछ स्कूल अगर कमजोर है तो मेरा निवेदन है उनको, और खासतौर से आंसर से, क्योंकि आप लोग अपने स्कूल की तरक्की करेंगे, अच्छा रिजल्ट लेंगे तो मैं भी शिक्षा समिति का सभापति होने के नाते मेरा भी नाम आपके बीच में से आएगा। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ा हूँ। कमियाँ होती हैं, हर स्कूल में कमी होती है, और शिक्षा गवर्नमेंट की जो स्कूल हैं वाकई में उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। हम उन कमियों को दूर करें, शासन से अच्छे आप लोगों को पेमेंट होगी, सारी समस्याएँ धीरे धीरे आप लोगों की हम लोग हटा रहे हैं शासन के माध्यम से। हम पिछले साल बैठक जब लिए तो उसमें भी आप सभी को आग्रह किए थे, और इस वर्ष भी नवीन सत्र अब शुरू हो गया है
कि आपके अधीन जितने भी शिक्षक हैं या आपके शाला हैं, वहाँ के शिक्षकों से आप बैठक लें और बैठक में ये निर्देश दें कि वो निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति दें और निर्धारित समय में ही शाला बंद करें, क्योंकि कभी कभी टीका टिप्पणी हो जाता है हमारे विकासखंड में, और विकासखंड में टीका टिप्पणी होता है तो हमको बहुत तकलीफ हो जाती है। कई प्रकार के कई जगह से फोन आते हैं। श्रमिक कार्ड से संबंधित जो चर्चा आया है इसमें अभी शासन ने 1 अप्रैल से ये योजना प्रदेश शासन ने लागू की है। इसमें 35 प्रकार के श्रमिक लोगों को, असंगठित श्रमिकों को एक कार्ड बनाने की योजना और हमारे पंचायतों के माध्यम से उनका पंजीयन किया गया और जिसमें स्मार्ट कार्ड मिलेगा। कार्ड आता है, स्मार्ट कार्ड के रूप में उसका स्मार्ट कार्ड नाम दिया गया है, अंकित किया गया है और उसमें जिन परिवार के छात्र छात्राएँ आपकी शाला में भी अध्ययनरत हैं तो उनको जो शासन की योजना मिला है, कार्ड नहीं भी बना है तो हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हमारे सचिव जिस शाला से अंतर्गत जो सचिव हैं आसपास की पंचायत के, तो वो उन पालकों को या बालकों को। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विशेश्वर भगत ने धान सहित विभिन्न उपज के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा को चुनावी लॉलीपॉप बताया है। वाराणसी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री भगत ने कहा कि भाजपा सरकार को चुनाव के समय ही किसानों की याद आती है। अब ऐसा है, विधानसभा के चुनाव आ गए हैं तो लॉलीपॉप देने का अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी को सूझा है। अभी पिछले 3-4 सालों का आप देख लीजिए, जब से मोदी जी बने थे तब से अगर पूरे 4 सालों का हिसाब देखो तो 200 रुपये भी ठीक से नहीं बढ़ पाए हैं समर्थन मूल्य में। और एक बात और उन्होंने जोर दिया उसमें कि हम लागत मूल्य का 1.5 गुना दे रहे हैं। देखा, ऐसा बोला ना, लागत मूल्य, पहले तो लागत मूल्य तो निर्धारण कर लो। किसान को बिजाई में कितना पैसा लगता है, खाद में कितना पैसा लगता है, मजदूरी में कितना पैसा लगता है। 174 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हमारे सरकारी न्यूनतम मजदूरी की रेट है, उसके हिसाब से ले लो। दवाई डालना पड़ता है, पानी चलाना पड़ता है। इन सब सारी चीज़ों को कटाई से लेकर गाही से लेकर के कलेक्शन तक जो है लगभग 25,000 रुपये जो इनको प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा है। और इन्होंने क्या 1166 रुपये प्रति कुंटल लागत मूल्य का लगा है, जबकि इनको 2600 के ऊपर लागत मूल्य निर्धारण करना चाहिए। कैलकुलेट कर ले, उनके अधिकारी बैठ जाएं और किसानों का प्रतिनिधि मंडल भी रहे, क्योंकि खेती कौन कर रहा है? किसान। तो किसान को नहीं तुम बैठा लोगे मूल्य निर्धारण में, लागत मूल्य निर्धारण में। अगर किसान नहीं बैठेगा तो वो तो कोई माना नहीं रहा, मायने नहीं रहेगा। सरकार का तो हर समय के कहा जाता है कि किसानों के हित में हम काम किए जा रहे हैं, 2022 का किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, हर बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही। क्या धरातल में कौन सा उनका कोई काम है कि जिससे दुगनी हो जाएगी? अभी तो बेचारे ठीक ढंग से अपने लागत मूल्य उनको नहीं निकल पाती। कभी अकाल गिर गया तो उससे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, कभी कीट प्रकोप आ गया तब पूरी तरह से किसान बर्बाद हो जाता है, और किसान अपने RBC 64 के अंतर्गत भी उनको सहायता प्रदान नहीं करती। इनकी फसल बीमा योजना भी पूरी तरह से सिर्फ कागजी फसल बीमा योजना है, किसानों को उसका कोई लाभ नहीं है। वो कंपनियां जो बीमा कंपनियां जो है ये हमारे किसानों का शोषण कर रही है। वाराणसी नगर पालिका द्वारा 5 जुलाई को शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दूसरी किस्त का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया गया। समाज जी को आमंत्रित करता हूं कि वह और मनोज आंग्रे जी का पुष्पार्थ से स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार संक्षेप में रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री संदीप मिश्रा जी। और चूंकि मैं घूमता हूँ वाराणसी में, जिससे ईमानदारी से वाराणसी में योजना का क्रियान्वयन हुआ है, हर वार्ड में लोग अपने मकान बना रहे हैं। और बहुत जल्दी कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले लोगों की 1 लाख रुपए खत्म हो गए थे और छज्जा हाइट आ गई थी, तो लोग आगे हमसे मिलते थे। यहाँ रास्ते में
घर में कि भैया हमारे 1 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, हाइट 6 तक आ चुकी है। अब चूंकि बरसात का मौसम है, आप जल्दी से सेकंड किस्त दिलाइए। हमने प्रयास किया, भोपाल गए, बात किए, फिर 30,000 रुपए आए। फिर हमने बताया भैया 30,000 रुपए आ गए। फिर सबने बोले भैया 30,000 हो गई नहीं, 30,000 रुपए इसलिए डलेगी नहीं, कम से कम 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। फिर भोपाल बात की गई, प्रयास किए गए और आप सबके आशीर्वाद से पुनः हमको 1 लाख रुपए आए और 8 करोड़ 22 लाख रुपए नगर पालिका खाते में आ गए, जो आज कुछ देर पश्चात, पहली बार लखपति बने थे, कुछ देर पश्चात आज से ही अभी बैंक मैनेजर आ रहे हैं। अगर खबर भेजी है, हमारे महाराष्ट्र बैंक के मैनेजर आए हैं, उनसे कहा है हमने कि पहली बार बहुत लोग परेशान हो गए, सेकंड किस्त में कोई परेशानी होना चाहिए। 1 या 2 दिन के अंदर आज से ही सबके खाते में 1 लाख रुपए डल जाना चाहिए, क्योंकि बारिश है और लोग अपना मकान तोड़ चुके हैं और कोने काने में छोटे छोटे ठोकर बना के रह रहे हैं और बारिश को दिक्कत जा रही है। आज से ही आपके खाते में 1 लाख रुपए डल जाएंगे और बहुत जल्दी आप पक्के में स्लैब बनाना। और अंत में जानते हैं कि नगर पालिका परिषद वाराणसी के द्वारा अपने अधिकारी कर्मचारियों और हमारे सभी सम्मानित पार्षदगणों के अथक प्रयासों से 822 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया और उसके बाद आप सबके खातों में 1-1 लाख रुपए की राशि पूर्व में डाल दी गई थी। तत्पश्चात चूंकि बारिश का मौसम है और सबको अनेक हितग्राहियों के आवास छत स्लैब हाइट तक आ चुके हैं, उन्हें अपने आवास में स्लैब भी डालना है और बारिश के पूर्व सबको अपने अपने मकान में प्रवेश करना है। इस सब सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका परिषद वाराणसी के माननीय अध्यक्ष जी के अथक प्रयासों से आप सबके खातों में आज 1-1 लाख रुपए की राशि भी आवंटित कर दी जा रही है। मैं आपसे इस बात का पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि अम्बेडकर मांगलिक भवन में भी जब गृह प्रवेश का कार्यक्रम था और मैंने आप सबके समक्ष अपने विचार में व्यक्त करते हुए कहा था कि अब्दुल कदीर जी कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 13। वार्ड नंबर 13 में जी। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका मकान स्वीकृत हुआ है? जी हाँ। कितना पैसा मिल गया अभी 1 लाख रुपए मिल गया था। आज दूसरी किस्त भी डली है। मकान कितना पहुंचा आपका? स्लैब हाइट हो गया। तो हितग्राहियों को जानकारी पता है कि ये तो लाभ मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, क्या हितग्राहियों को जानकारी नगर पालिका यानी छुपाना चाहती है कि हितग्राही को पता नहीं पड़े कि नगर पालिका खुद ही पैसा दे रही है, जबकि हितग्राहियों को अच्छी तरह मालूम है प्रधानमंत्री योजना का पैसा है और ये पैसा उनके खाते में बराबर आ रहा है। ये जो योजना प्रारंभ की योजना से गरीबों के कौन सपने पूरा होने जा रहा है? ये गरीबों का सपना ये पूरा होने वाला है कि जिनके विचारों के कच्चे मकान पे छत यानी वो थी, बरसात में उनको परेशानी दिक्कत होती थी। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। जिले में भी सुरक्षित नहीं है बेटियां। बैयर में नाबालिग बालिका से दुराचार करने वाले पिता और मामा को अदालत ने भेजा जेल। पुलिस ने थाने से अदालत तक निकाला दोनों आरोपियों का जुलूस। दोनों आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे कोई भी अधिवक्ता। बहन से दुराचार कर उसकी हत्या करने वाला युवक गिरफ्तार। खैलांजी क्षेत्र के ग्राम खैरी की घटना। बिटली के आमानाला के पास सीआरपीएफ ने बरामद किए विस्फोटक पदार्थों से भरे 2 कंटेनर। विस्फोट कर किया निष्क्रिय। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विशेश्वर भगत ने कहा, भाजपा को चुनाव के समय ही आती है किसानों की याद। पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पेंशनधारी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर की राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी। और बसपा प्रदेश अध्यक्ष पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों को जिला बसपा ने बताया बेबुनियाद। प्रकरण वापस लेने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। तो ये थे अब तक के समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio